क्या आप लोग भी इंटरसेप्टर ओन करते हैं? या फिर अगर आप इंटरसेप्टर लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर जीटी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या ये दुनिया की सबसे बैड रोड्स या फिर वर्स्ट कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेगी। बिकॉज मेरा भी अभी प्लान है कि मैं कुछ महीनों बाद लद्दाख का ट्रिप करूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की कि इंटरसेप्टर कैसे परफॉर्म करेगी बैड रोड्स में। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है दिनेश पटले और आप देख रहे हैं दिनेश लाइफस्टाइल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपने कोई फीडबैक या सजेशन मुझे देना चाहते हैं जिससे मैं अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव करूँ, तो प्लीज़ मुझे नीचे जाके कमेंट में बताइए। और ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरसेप्टर के बारे में। बिकॉज मैं अभी काफ़ी साल हो गए अराउंड सबसे पहली बात कि मैं इंटरसेप्टर को ओन कर रहा हूँ लगभग 1.5 साल हो गए और मैंने इसे 18,000 किलोमीटर चला लिया है, जिसमें से मैंने इसकी सेकंड सर्विस मैंने करवा ली है और जनरल चेकअप मैं हर 3-4 हज़ार किलोमीटर बाद करवाते रहता हूँ। मैंने ब्रेक पैड्स चेंज करवा लिए हैं, टायर्स चेंज करवा लिए हैं, तो मुझे थोड़ा काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका है। मेरा भी प्लान है कि मैं इस ईयर लद्दाख का प्लान करूँ। मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया कि इंटरसेप्टर कैसे परफॉर्म करेगी लद्दाख में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लुक्स के बारे में, तो जी हाँ, इंटरसेप्टर का ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका जो लुक है बहुत सिंपल है। अगर आप लोग चाहते हैं इसे लेकर के जाना लद्दाख तो कोई दिक्कत नहीं होगी लुक्स के मामले में। बिकॉज इसके में लगेज कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे मेटल का टैंक है तो आगे आप टैंक बैग लगा सकते हैं। पीछे आपका सीट काफ़ी लॉन्ग है तो आप उसमें आराम से लगेज बांध सकते हैं। मैंने बैकरेस्ट भी लगवा लिया है तो वहाँ भी मेरे पास लगेज के ऑप्शन है। साइड में मैं बैग्स लगा सकता हूँ, सैडल स्टैक लगा सकता हूँ। मैं सैडल बैग्स भी मैं लगा सकता हूँ बिकॉज इसके एग्जॉस्ट थोड़े से अप है, बट जो लेंथ कम वाले बैग्स आते हैं वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो लगेज के ऑप्शन में ये गाड़ी बेस्ट हो जाती है बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। सिंपल डिज़ाइन होने की वजह से आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं उसके बाद बात करूँ टायर्स के बारे में, बिकॉज लद्दाख जैसे रोड के लिए आपके टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए अभी सीएट देखिए अभी रॉयल एनफील्ड ने उसे स्विच कर दिया है C8 के इसमें, बट स्टिल अगर मैं प्रीफर करूँ तो मैं पिरेली को ही प्रीफर करूँगा। बिकॉज जो पिरेली का जो अभी कॉन्फिडेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब टायर्स के। इवन मैंने डनलॉप का भी डाला, डनलॉप का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑफ रोड टायर है। मेरे लिए पिरेली अभी भी मेरी चॉइस होगी बिकॉज इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पिरेली का ही प्लान करके रखा कि मैं एक बार और पिरेली डालूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि C8 का कैसे परफॉर्म आता है, या फिर बाकी ओनर्स जो चेंज करते हैं या फिर जो लोग 2021 में इंटरसेप्टर लेते हैं उनके फीडबैक कैसे होंगे इस टायर के ऊपर। और जो उनका फीडबैक होगा फिर उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये टायर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फिर इसके बाद मैं अगर बात करूँ फ्यूल इकोनॉमी, देखिए फ्यूल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कहीं दूर जाते हैं या फिर आप डेली गाड़ी चलाते हैं। बिकॉज आप वंस इन अ वीक ठीक है आप 25 या फिर बिलो 25 का माइलेज ले सकते हैं, बट जब आप डेली चलाने की बारी आती है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो फ्यूल इकोनॉमी या फिर फ्यूल के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। इंटरसेप्टर का अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी देखूँ तो 25 से लेकर के 27 मुझे मिलता है मेरी राइडिंग कंडीशन के हिसाब से। बिकॉज मैं मुंबई की सिटी ट्रैफिक में चलाता हूँ और मैं हाईवे पे ज़्यादा टूर करता हूँ या फिर सिटी में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है मुंबई में। वहाँ पे मुझे ये 25 से लेकर 27 देती है। तो उस मामले में मैं इंटरसेप्टर को ओके मानता हूँ। ना ही ये 32 देती है और ना ही ये बिलो 20 देती है, तो ये ओके इन बिटवीन है। अगर आप कहीं पे भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो आप फ्यूल का ऐड कर लीजिएगा बिकॉज हर किसी की बाइक का डिफरेंट होता है, जितना डिपेंड करता है वो एवरेज देती है। फ्यूल इकोनॉमिक कॉस्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जो भी आपको लगता है। फिर अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ या फिर सर्विस इंटरवल्स की बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड को अगर आप एक बार सर्विस करवाएंगे तो आराम से आप उसके ऑयल को या फिर उसकी चीज़ों को आप आराम से एक लॉन्ग ट्रिप में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मैक्स टू मैक्स लद्दाख का ट्रिप होगा 4 से 5 हज़ार किलोमीटर और इंटरसेप्टर का सर्विस इंटरवल है 10,000 किलोमीटर। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप आराम से उसे ले जा सकते हैं। सर्विस इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अगर बात करूँ सर्विस से रिलेटेड ब्रेक पैड्स के बारे में, ब्रेक पैड्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। अगर फ्रंट की बात करूँ तो लगभग 2500 के आते हैं और रेयर भी अराउंड 2400 के हैं। वो भी आराम से आपको 6 से 7 हज़ार किलोमीटर रेयर के चल जाएंगे और 10 से 12 हज़ार फ्रंट के चल जाएंगे। दो बैक के और एक फ्रंट का, अराउंड 12 से 14 हज़ार किलोमीटर में ये आपको चेंज करवाने होंगे, दो रेयर वाले और एक फ्रंट का। अगर आप लोग भी चेंज करवाना चाहते हैं तो बिफोर सर्विस आप करवा सकते हैं और आप उसे ले जा सकते हैं, तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज ब्रेक पैड की लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और आपको शायद ना पता हो रॉयल एनफील्ड में ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स लगते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ टायर्स के बारे में, तो टायर देखिए रोड ग्रिप काफ़ी अच्छा है बट ऑफ रोड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मडी एरिया में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इसलिए मैंने डनलॉप डाला है। और मेरा प्लान है कि मैं डनलॉप के ऊपर या फिर एक पिरेली एक्स्ट्रा लेकर के जाऊँगा, उसी के ऊपर मैं मेरा लद्दाख ट्रिप करूँ। बट हाँ, अगर आप लद्दाख ट्रिप कर रहे हो तो प्लीज़ साथ में ट्यूब लेके जाइएगा बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो आपके टायर के अंदर जो ट्यूब है
वो पंचर होने के बाद आपको बहुत रुलाने वाले हैं, बिकॉज़ ट्यूब है तो जैसे ही पंचर होता है आप ज़्यादा इसे नहीं ले जा सकते, आपको तुरंत गाड़ी पंचर बनवाना पड़ेगा, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी और उसे आप धक्का भी नहीं दे सकते, बिकॉज़ आपकी गाड़ी में अगर लगेज होगा एंड देन अगर आपका टायर पंचर हो गया तो आप उसे मूव मत करिए, अदरवाइज़ आपके टायर तो कट ही जाएंगे, ट्यूब भी कट जाएगा और जो उसका रिम है उसके ऊपर भी डेंट्स आ सकते हैं या फिर वो बेंड हो सकता है। सो जहाँ पे पंचर होगी आपको वहीं पंचर बनाना होगा। सो मैं भी अभी पंचर बनाना सीखूंगा बिफोर लद्दाख, बिकॉज़ अपनी गाड़ी का पंचर हमें खुद आना चाहिए। छोटा जनरल चेकअप या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो सर्विस वाली है वो खुद करना पड़ेगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। सो मेरा भी प्लान है कि अगर ये ट्यूबलेस का कोई ऑप्शन मुझे मिलेगा तो मैं वो कोशिश करूँगा, बिकॉज ट्यूबलेस हो जाता है एटलीस्ट 1 से 2 किलोमीटर हम चला पाते हैं हवा भर के। बट द थिंग इज़ अगर आप ट्यूब बनाना सीख गए तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्यूब बनाना सीख जाइए, वो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। फिर अगर मैं बात करूँ इसके ऑयल की, अगर मैं बात करूँ तो आराम से वो 2100 का आ जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। तो उसके सर्विस में आपका आ जाएगा, तो सर्विस अराउंड आप पकड़ के चलिए कि 10,000 का सर्विस हो गया। फ्यूल कॉस्टिंग पकड़ के चलिए अराउंड 20 से 30,000 का, डिपेंड करता है आपके माइलेज के ऊपर में। फिर अगर मैं उसके बाद बात करूँ कि इसकी जो स्पीड, आप एक जो स्पीड मेंटेन करेंगे वो कौन सी होगी। देखिए इंटरसेप्टर 90 से 110 ईजीली क्रूज़ करती है विदाउट एफर्ट। 140 के बाद में एफर्ट होता है, सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अबव 140 चलाएं। बट द थिंग इज़ कि जहाँ हाईवे है आप वहाँ 110 टच करते ही है, मतलब मोस्ट ऑफ लोग करते ही हैं। सो वो हाईवे में जब आप लगेज हो जाएगा तो वो स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। सो 90 आपकी एक परफेक्ट क्रूजिंग स्पीड होगी, तो 90 की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है, आप आराम से बाइक को हैंडल कर सकते हैं। बट हाँ, हैंडलिंग से एक चीज़ याद आया, गाड़ी का वेट। जी हाँ, इंटरसेप्टर काफ़ी हैवी गाड़ी है, सो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। आप तुरंत इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं ले जा सकते, बिकॉज़ ये उनको ही पता है जो इंटरसेप्टर ओन करते हैं या फिर जीटी ओन करते हैं कि गाड़ी जब कहीं स्लोप में खड़ी होती है और उसको रिवर्स ले आना पड़ता है, तब याद आता है कि इंटरसेप्टर भारी गाड़ी है। आपको जब निकालना है कहीं पार्किंग से या फिर कहीं टर्न करवाना है बिना गाड़ी चालू किए या बिना उसके ऊपर बैठे, तब आपको इंटरसेप्टर हैवी फील कराती है। सच में हैवी गाड़ी है, 210 केजी अराउंड आ ही जाता है उसका वेट। सो उस चीज़ के मामले में आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इंटरसेप्टर को कैसे खड़ी किया जाए और कैसे निकाला जाए, बिकॉज़ वो कभी कभी हेडेक हो जाता है। तो भाई अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो चलिए आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ फ्यूल टैंक के बारे में, तो इंटरसेप्टर का फ्यूल टैंक ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो अराउंड 11 से 12 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक ये आता है और आराम से ये 250 से 300 के बीच का रेंज देती है। सो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि इसका रेंज काफ़ी ठीक है, बट स्टिल लद्दाख जैसे एरिया में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में आप वो थोड़ा फ्यूल मीटर पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, बिकॉज़ वो पूरा बिना काम का है। मतलब इवन मैं तो कहूँगा कि 150 सीसीज के इसमें जो फ्यूल गेज है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, इसका कुछ एक्यूरेसी का भरोसा नहीं है। ये कभी 1 पॉइंट बताएगा, कभी 4 पॉइंट बताएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप टैंक ओपन करके हमेशा अपना कैलकुलेशन लगा के रखिए कि ट्रिप के हिस्से चलिए कि मैंने इतना फ्यूल कराया था, अभी मैंने इतने कितने किलोमीटर ही चलेगी, बिकॉज 250 के आसपास ये ख़त्म हो जाएगा या फिर 300, डिपेंड करता है वो रोड कैसा है या फिर आपकी राइडिंग कंडीशन कैसी है। सो उस हिसाब से आपको अपना फ्यूल का कैलकुलेशन लेकर के चलना होगा। फिर अगर मैं उसके बाद बात करूँ इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, देखिए मैक्सिमम क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल, ब्रेक पैड्स और बेसिक वेयर एंड टेयर की सामान, जो भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब ले लीजिए साथ में, और जिप लॉक। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो जिप लॉक वाले आते हैं ना, जिप टाई, बहुत काम आते हैं। इवन मैं भी काफ़ी जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी काम आता है। जैसे कुछ वायर अगर लूज़ हो रहा है या फिर कोई वायर बाहर आ रहा है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है ना, कहीं ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, तो जो जिप टाई है वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने पास जितने हो सकते हैं एज अ राइडर आप कैरी करिए, बिकॉज वर्स्ट सिचुएशन में वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, मैं लोगों को काफ़ी सजेस्ट करता हूँ। इवन मेरी बाइक में भी 2-3 जगह पे जिप टाई से मैंने लॉक किया हुआ है। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हमेशा आपका जो छोटा टूल बॉक्स है उसके अंदर 2 से 3 जिप टाई तो रखिए ही रखिए, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें थी बेसिक। एक रॉयल एनफील्ड लेने के बाद आप क्या क्या चीज़ें माइंड में रखेंगे अगर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हैं, जैसे कहीं की टूरिंग प्लान हो गया या फिर कोई अननोन डेस्टिनेशन। सो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि एक तो टायर, जो ट्यूब
एंड दूसरा फ्यूल जो गेज है उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। बाकी सारी चीज़ें इस बाइक में बहुत अच्छी है। इंजन से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएंगे। काफ़ी लोगों को इशू आया कि हाई एल्टीट्यूड पे गाड़ी कट ऑफ हो रही थी, बट वो भी रॉयल एनफील्ड ने सॉल्व कर दिया। वो उनका कुछ ECU से रिलेटेड था जो उन्होंने अपडेट कर लिया। अगर आप लोगों को भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार आप लॉन्ग डिस्टेंस जाने से पहले आप अपने जो भी रॉयल एनफील्ड के पर्सन है या फिर सर्विस सेंटर में जाके एक बार अपनी बाइक को विजिट करवाइए। एक बार उनसे पूछ लीजिए कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक बार क्लच केबल हो गया, एक्सीलेटर केबल हो गया या फिर ब्रेक पैड्स हो गए, ये देख लेने के लिए। और आपको लगता है कुछ चीज़ें कैरी करनी चाहिए तो प्लीज़ एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल और ब्रेक पैड्स ये कैरी कर लीजिए, बिकॉज़ ये कभी भी चले जाते हैं, इनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं होती। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये 3 चीज़ें आप हमेशा साथ में कैरी करिए। और 1 लीटर पेट्रोल अगर पॉसिबल होता है तो कहीं कैरी करिए, बिकॉज़ कभी सडनली इन केस कोई इशू होता है जहाँ पे आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए या फिर गाड़ी कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत करी या फिर गाड़ी कहीं पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो एट दैट टाइम आपको ये 1 लीटर पेट्रोल काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा अगर आप अलोन राइड कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप के साथ राइड कर रहे हैं तो ये काफ़ी प्लस हो जाता है। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं तो प्लीज़ कोई ग्रुप के साथ जाइए। सो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर कुछ अप डाउन होते हैं सो आपको ग्रुप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर कहीं अननोन जगह पे लोग आपकी हेल्प कर देंगे। सो यही था बस आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर मेरे सजेशंस आपको अच्छे लगे होंगे, सो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के टाइम पे हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए या फिर मुझे भी ध्यान रखनी चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। बिकॉज मैं भी अभी सीख रहा हूँ और कुछ चीज़ें आप लोगों से मैं चाहता हूँ शेयर करके और सीखूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।